नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। इस YouTube चैनल पर हम लोग एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं नीट और JEE 2021 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। इस क्रैश कोर्स में हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाएंगे। इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। पहला, फुल चैप्टर रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज, ऑनलाइन टेस्ट कंबाइंड, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सीट और जो भी आपके डाउट आएंगे वो हम लाइव क्लास में सॉल्व करवाएंगे। तो इस क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसमें काफी सारे लिंक होंगे टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, वो आपको ज्वाइन करना है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं वहां आपको देता रहूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस हफ्ते का लेक्चर शेड्यूल नोट कर लीजिए। आज हमारे पास है 1 फरवरी यानी मंडे, तो आज होगा फुल चैप्टर रिवीजन पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद 3 तारीख को नीट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद 4 तारीख को JEE मेन का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करेंगे। 6 तारीख को आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है जिसका लिंक आपकी मेल पर भेज दिया जाएगा और संडे को जो भी डाउट मेरे पास आएंगे वो मैं लाइव क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। तो ये इस हफ्ते का शेड्यूल हो गया। अब लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्लास 11 का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, इस चैप्टर का पूरा नाम है, शॉर्टकट में हम इसको पीरियोडिक टेबल बोल देते हैं। तो फुल चैप्टर रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर होंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको देने वाला हूं। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पीरियोडिक टेबल है वो लर्न करनी है और मैंने इसका एक वीडियो भी बना रखा है कि किस तरह से शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से हम पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे। तो चलिए बच्चों, फटाफट से मैं आपको बताता हूं उन शॉर्टकट का नाम। तो देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, यानी एस ब्लॉक से शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इसका कोड है ली ना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। उसके बाद सेकंड ग्रुप में आ जाओ। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। क्लियर। तो ये हमारे पास बच्चों जो 2 ग्रुप हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद आ जाओ आप 13 से लेकर और 18 तक, दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। अब इनके लिए कोड देखिए। तो बोरॉन से शुरू करेंगे और थैलियम तक। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब आओ कार्बन फैमिली की तरफ। कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कहे सीता जी सुनो प्रभु। नाइट्रोजन फैमिली की तरफ आओ। नाना, पाटेकर, असरानी सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाना, पाटेकर, असरानी सब बीमार। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली। ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो का मतलब नकल करना। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलेनियम। उसके बाद हैलोजन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। इसके लिए कोड होगा फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। और लास्ट हम बात करते हैं नोबल फैमिली। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्लियर। तो ये सारे कोड को आपको याद रखना है। आप इजीली पूरी पीरियोडिक टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं। तो पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब बच्चों, बीच के ये जो 3 से लेकर और 12 तक कितने हैं टोटल हमारे पास? 10 ग्रुप है ना। ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक की पहली सीरीज यानी 4th वाला पीरियड, तो स्कैंडियम से शुरू करेंगे और इस तरफ जाएंगे, जिंक तरफ, है ना, इस तरफ। क्लियर। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस तरह कोड आएगा। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फैबी
कॉल का मजबूत जोड़ है, नहीं छूटेगा जनाब। क्लियर। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, नहीं छूटेगा जनाब। क्लियर। उसके बाद सेकंड सीरीज में आओ, ये यट्रियम से है ना। तो यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आगे कूद जा। तो यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। क्लियर। तो यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आगे कूद जा। क्लियर। दो जिस तरह से सिंबल है उसी तरह से हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक ली है। उसके बाद आ जाओ लेंथेनम वाली में। तो ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। क्या बोला? ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। तो लेंथेनियम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इंडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। क्लियर। तो ये हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। अब जो बच्चों ये और डी ब्लॉक के एलिमेंट बच गए ना, इनका यूज इतना नहीं होता है और इसके लिए मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक बनाई भी नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों, ये दो सीरीज हैं, ये दो नीचे बॉक्स रखे हैं, दीज आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो पहली सीरीज है इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स और दूसरी सीरीज है उसको हम बोलते हैं एक्टिनाइट्स। एक्चुअली में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये इस ग्रुप में ही रखे गए हैं, यानी थर्ड ग्रुप के अंदर ही सारे ये रखे गए हैं। तो चलो यहां से शुरू करते हैं, सीरियम से लेकर और ल्यूटेटियम तक, है ना। तो देखिए कोड क्या होगा, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए, तभी डायरिया हो गया और तुम अभी लौटो। क्लियर। सीरियम, प्रिसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हायोमियम, इर्बियम, थुलियम, यट्रिबियम एंड लास्ट ल्यूटेटियम। क्लियर। तो ये हमारे पास एफ ब्लॉक की पहली सीरीज होगी। उसके बाद बच्चों थोरियम से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। क्लियर। थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोवेलियम और लास्ट लॉरेंसियम। क्लियर हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं। पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए मैंने एक वीडियो और बना रखा है, उसमें शॉर्ट ट्रिक भी है और साथ में सिंबल भी चल रहे हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आता तो वो वीडियो देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा वीडियो एक इनके एटॉमिक नंबर को याद करने का है। तो एटॉमिक नंबर को याद करने का तरीका यह बच्चों कि आपको बस इनके दो एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर है उनके बीच में कितना गैप है वो याद रखना है। तो हाइड्रोजन का अगर मैं 1 लिखूं तो यह होगा बच्चों 3, उसके बाद जो गैप होता है वो होता है 8 का, यानी यहां पर आएगा 11। तो बच्चों जो गैप बनेगा वो कैसे बनेगा, 1 3 फिर क्या होगा 11। देखो 8 का गैप बन रहा है, यहां पे 2 का गैप बन रहा है, उसके बाद दोबारा से 8 का गैप बनेगा। ठीक है। उसके बाद कितने का गैप बनेगा, 18 का गैप बनेगा। तो 19 और 18 कितना होता है, 37। ठीक है। तो आपको गैप याद रखना बस कि कितने का गैप बन रहा है। तो 2 का गैप, 8 का गैप, 8 का गैप, 18 का गैप, फिर जो है दोबारा से 18 का गैप बनेगा, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, है ना। और लास्ट में बच्चों आपको 32 का गैप मिलेगा। तो 55 और 32 कितना होता है, 87। क्लियर। तो अगर आपको ये गैप मालूम है, हर किसी एलिमेंट में ऐसे ही गैप बनेगा। तो अगर आपको पहली सीरीज याद है, उसके बाद सीधे सीधे एलिमेंट लिखते जाने और उसका एटॉमिक नंबर लिखते जाना।
तो एटॉमिक नंबर को कैसे याद करना है इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? तो समझ में आ गया पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न किया जाता है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बोला कि पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। पहले के 2 ग्रुप, ये 2 ग्रुप एस ब्लॉक है, बाद के 10 ग्रुप डी ब्लॉक है, उसके बाद के 6 ग्रुप पी ब्लॉक है। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। कितने? 18 ग्रुप, यानी इस तरह 18 ग्रुप है। अब ऊपर से नीचे की तरफ आपको 7 रो दिख रही होंगी। दीज 7 रो आर कॉल्ड पीरियड, है ना। तो टोटल कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से बच्चों हमारे पास 4 ब्लॉक हो गए, और जो सबसे नीचे 2 अलग से सीरीज रखी गई है, दैट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? तो समझ में आ गया कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक के अंदर आता है। अब बात करते हैं बच्चों की पीरियोडिक टेबल में किस किस तरह के लॉज हैं और उनको हमें किस तरह से समझना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ ट्रायड्स। इसको हम डोबरनियर ट्रायड्स लॉ भी बोलते हैं। अब देखिए डोबरनियर ट्रायड्स लॉ क्या बोलता है कि हम किसी ग्रुप में 3 एलिमेंट लेंगे, ठीक। तो जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज होता है, बस। तो देखो 3 एलिमेंट हमने लिए, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। याद रखिए ये जो डोबरनियर लॉ है वो एटॉमिक वेट पर बात कर रहा है। तो 3 एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों का हमने एटॉमिक मास लिखा है। अब देखिए पहले का और तीसरे का एटॉमिक मास जोड़ के उसका एवरेज निकालो तो वो कितना आ रहा है हमारे पास 23। तो 23 क्या है? मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है। क्लियर? उसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिया जाए तो देखो इसका एवरेज कितना आ रहा है 81.25, जो लगभग किसके बराबर है? मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर है। इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम ये हम चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ ट्रायड, लेकिन ये कुछ ज्यादा पॉपुलर लॉ नहीं है क्योंकि ये कुछ ही नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसको हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ भी बोलते हैं। ऑक्टेव का मतलब होता है 8। अगर हम एलिमेंट को इस तरह से अरेंज करें कि कम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट पहले और उसके बाद हायर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, यानी हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करें तो एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट। देखो हमने क्या किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 19। अब फ्लोरीन के बाद आता है बच्चों सोडियम। तो सोडियम को यहां रखने की बजाय हमने कहां रखा? लिथियम के नीचे, क्योंकि लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम की प्रॉपर्टी से मैच करती है। उसी तरह बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है, तो तब सीरीज बनी बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और देन क्लोरीन के बाद आता है पोटेशियम, तो यहां रखने के बजाय हमने उसे नीचे रख दिया। क्लियर? तो बेरिलियम के लिए 8th एलिमेंट कौन सा हुआ? मैग्नीशियम। बोरॉन के लिए 8th एलिमेंट कौन सा हुआ? एल्यूमिनियम। तो इस तरह जो एलिमेंट एक दूसरे के ग्रुप में रखे गए हैं दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया? तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि ये कैल्शियम तक के एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, बाद में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर? ऑक्टेव लॉ भी एटॉमिक वेट की बात करता है। अब सबसे पॉपुलर लॉ हमारे पास है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो एक इंटरवल के बाद उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होती है, तो दैट इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्लियर? अब देखिए बच्चों, मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई और उस समय बनाई जब उसके पास केवल कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट थे। आज हमारे पास 118 एलिमेंट है। तो उसने एलिमेंट की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक टेबल बनाई, दैट इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चों, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 2 चीजें उसने रखी, ग्रुप एंड पीरियड। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था, ग्रुप यानी जो वर्टिकल कॉलम है और पीरियड यानी जो हॉरिजॉन्टल रो है। एक ही ग्रुप में रखे हुए एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, इसलिए वो एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। और पीरियड मतलब उनका नंबर ऑफ ऑक्टेट सेम है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के सिग्निफिकेंस क्या है और उनकी ड्रॉबैक क्या है। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस की बात करते हैं।
पहला है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। यस, अगर आप कुछ ही एलिमेंट की स्टडी कर लेते तो बाकी एलिमेंट की स्टडी अपने आप हो जाती, क्योंकि एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। दूसरी, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो उसने कुछ एलिमेंट के बीच में गैप रख दिया और उसने ये बोला कि इन गैप में फ्यूचर में कोई एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट की बात करूं तो यहां पर जो है एल्यूमिनियम के नीचे उसने गैप छोड़ा, जिसको उसने ए का एल्यूमिनियम नाम दिया, दैट विल कॉल्ड गैलियम। उसी तरह बोरॉन के नीचे उसने गैप छोड़ा, दैट इज कॉल्ड स्कैंडियम, है ना। और सिलिकॉन के नीचे उसने गैप छोड़ा, उसको उसने ए का सिलिकॉन बोला, तो वो जर्मेनियम। मोस्टली एनसीईआरटी में आपको ए का सिलिकॉन और ए का एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ए का एल्यूमिनियम को गैलियम बोलेंगे, ए का सिलिकॉन को हम जर्मेनियम बोलेंगे। क्लियर। अब तीसरा हमारे पास है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। किसका एटॉमिक वेट करेक्ट किया? बेरिलियम का। पहले बेरिलियम का एटॉमिक वेट था 13.5 पहले, है ना। अब 13.5 है, इसका मतलब इसको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होना चाहिए, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो जगह है ही नहीं। ठीक है, तो बाद में इसके वेट को करेक्ट किया गया और वो आया 9। तो 9 किसके बीच में आएगा? लिथियम और बोरान के बीच में, है ना। लिथियम 7 हो गया और बोरॉन 11 हो गया, तो इसके बीच में ये बेरिलियम आ जाएगा, है ना। क्लियर हो गया। तो बाद में बेरिलियम का एटॉमिक वेट करेक्ट किया गया, जिसको कहां स्थान दिया गया? लिथियम और बेरिलियम के बीच में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। अब बात करते हैं ड्रॉबैक या डिफेक्ट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले है हाइड्रोजन की पोजीशन को कोई फिक्स नहीं किया गया। हाइड्रोजन जो है 17 ग्रुप के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है और फर्स्ट ग्रुप के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है, तो हाइड्रोजन को बिल्कुल बीच में रखा गया है। दूसरा, एनालोमस पेयर ऑफ एलिमेंट। देखो बच्चों, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो एनालोमस पेयर ऑफ एलिमेंट को मैं आपको एक टेबल के आधार पर समझाता हूं। मेंडलीव ने एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनमें ज्यादा एटॉमिक वेट वाला पहले आ गया और कम एटॉमिक वेट वाला बाद में आ गया, जैसे आर्गन और पोटेशियम। आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा, तो आर्गन का एटॉमिक वेट तो 40 है, पोटेशियम का 39 है। देखो गलत हो गया। उसी तरह कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद में रखा। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट 59.9 है और निकल का 58.6 है। देखो, तो पहले बड़ा एटॉमिक वेट वाला आ गया, जबकि ये गलत है। उसी तरह टेलुरियम और आयोडीन, तो टेलुरियम का 127.6, आयोडीन का 126.9। देखिए, एक और है थोरियम एंड प्रोटेक्टिनियम। थोरियम 232.12 और प्रोटेक्टिनियम 231। तो बच्चों, ये सारे एनालोमस पेयर ऑफ एलिमेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट चेंज होता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर एक जैसा रखता है, तो आइसोटोप्स के लिए मेंडलीव की टेबल में कोई जगह नहीं दी गई है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है पोजीशन ऑफ 18 ग्रुप एलिमेंट। 18 ग्रुप को एक साथ रखा गया है, तो वो भी एक तरह का ड्रॉबैक हो गया। और लास्ट है पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इनके लिए कोई जगह नहीं बनाई गई है, सबको एक ही टेबल में रखा गया है, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को अलग रखा गया है। क्लियर। चलिए, तो बच्चों अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 सारे ग्रुप की और उनकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो इनकी कुछ खास बातें डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक क्यों बोलोगे? क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर सबशेल में एंटर करता है, इसलिए हम उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। और यहां पर बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शन है। हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ब्लॉक में जाता है, लेकिन ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक। और उसी तरह हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक में काउंट नहीं होता है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एस सबशेल में एंटर करता है। क्लियर। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS1 to 2 और N की वैल्यू होती है 2 से लेकर 7 तक। ये सारे सॉफ्ट मेटल हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। सॉफ्ट मेटल यानी चाकू से इनको काट सकते हो। दे आर वेरी रिएक्टिव, दे हैव मेटेलिक कैरेक्टर, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक।
ये सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन याद रखने, लिथियम और बेरिलियम आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जबकि ये मेटल है। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर अच्छी होती है, इसीलिए इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड +2 होगा। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जितने भी मेटल होते हैं बच्चों ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल है। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको एस ब्लॉक की सारी जनरल प्रॉपर्टी समझ में आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों पी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी। तो पी ब्लॉक हमारे पास का है ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, टोटल 6 ग्रुप है जो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन कौन सा है, हीलियम। हीलियम में बच्चों एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, जबकि ये पी ब्लॉक में रखा गया। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ मैच करती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 से लेकर और 6 तक, और N की वैल्यू होती है 2 से लेकर 7 तक। क्लियर। अब देखिए पी ब्लॉक के अंदर मेटल भी आते हैं, सेमी मेटल भी आते हैं और नॉन मेटल भी आते हैं। तो बच्चों ये जो जिगजैग वाली लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये हमारे पास सेमी मेटल की लाइन है, ये वाली। ठीक। तो सेमी मेटल के ऊपर वाले एलिमेंट जितने भी है वो नॉन मेटल हो गए, और सेमी मेटल के नीचे वाले एलिमेंट जितने हैं वो मेटल हो गए। इसीलिए इस ग्रुप में मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल तीनों टाइप के एलिमेंट आते हैं। जनरली ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर इनमें ज्यादा होती है, इसीलिए इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाते आसानी से। इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, जबकि आपने एस ब्लॉक में पढ़ा था उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के कई सारे कंपाउंड होते हैं, +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन मिलता है। कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया -1, है ना। अच्छा आगे बात करते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो सीरीज है उसको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। कहां से कहां तक है, 3 से लेकर और 12 तक। टोटल कितने ग्रुप आएंगे, 10 ग्रुप आएंगे। ठीक है। अब देखिए इनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, डी सबशेल में एंटर होगा। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो देखो N-1D 1 to 10 और NS1 to 2, यानी S पहले भरेगा, D बाद में भरेगा। तो S में बच्चों हमेशा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन। ठीक। एलिमेंट नेम इज पैलेडियम। पैलेडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 4D10 और 5S0। देखो S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक। इसीलिए हम इसको एक्सेप्शन मान लेंगे। बाकी जितने भी एलिमेंट है उसमें S में या तो 1 या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्टली मेटल होते हैं, हार्ड होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। जैसे आप आयरन की बात करें तो फेरिक भी होता है, फेरस भी होता है, मैग्नीज के कई सारे ऑक्सीडेशन नंबर है। ये जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा इनके कंपाउंड मोस्टली कलर्ड होते हैं। जैसे अगर आप मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसे होता है, ब्लू, है ना। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन के कंपाउंड कैसे मिलेंगे आपको, ग्रीन मिलेंगे। दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने डी ब्लॉक पढ़ा होगा, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं किसी भी रिएक्शन का, है ना। दे ऑल्सो फॉर्म एलॉयज, है ना। आपने देखा होगा जैसे सिल्वर है तो सिल्वर गोल्ड के साथ मिलकर एलॉयज बनाते हैं। तो इनके बहुत सारे एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर एलॉयज बनाते हैं। ठीक। और इनके कंपाउंड कोवेलेंट भी होते हैं और आयनिक भी होते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। और लास्ट है बच्चों, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को 2 सीरीज में हम बांटते हैं। एक है 4F सीरीज दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड्स, और दूसरी है 5F सीरीज दैट इज कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। 4F सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 4F सीरीज में जाएगा और इसमें 5F सीरीज में जाएगा। ठीक।
ठीक। 4f सीरीज बच्चों स्टार्ट होती है सीरियम से और खत्म होती है ल्यूटेटियम पर। उसी तरह 5f सीरीज यानी एक्टिनॉइड शुरू होते हैं थोरियम से और खत्म होते हैं लॉरेंसियम पर। कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। तो अब बात करते हैं हम इनकी जनरल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। भाई एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो n-2f कहां से लेकर 1 to 14, n-1d 0 to 1। देखो d में 0 1, कई बार 0 रहेगा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, कई बार 1 रहेगा। s पूरा भरा होगा और n की वैल्यू 6 से और 7 होगी बस। ठीक है। अब देखिए जब आप f भरोगे तो s ऑलरेडी भरा होगा और d में 1 या 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। अब मैं इसका एक एक्सेप्शन आपको बता देता हूं। तो एक्सेप्शन हमारे पास है बच्चों 90 थोरियम। थोरियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसका आएगा आपको 5f0 6d2 and 7s2। देखिए मैंने आपको बोला कि इनके इलेक्ट्रॉन f में तो होते हैं लेकिन थोरियम में f में इलेक्ट्रॉन नहीं होते बल्कि d में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्सेप्शन हो गया, तो याद रखना है। क्लियर। अच्छा अब देखिए बच्चों इनकी और प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। तो 4f सीरीज को हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं जो 58 है ना, 58 से शुरू होता है और 71 में खत्म होता है ल्यूटेटियम। इसी तरह हमारे पास जो 5f सीरीज है उसको एक्टिनॉइड्स बोलेंगे। 90 थोरियम से स्टार्ट होता है और 103 लॉरेंसियम पर खत्म होता है। टोटल बच्चों ये 14 एलिमेंट है। 14 एलिमेंट एक सीरीज में, 14 एलिमेंट दूसरी सीरीज में। ठीक। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखिए जो 92 के बाद एलिमेंट है यानी 92 एटॉमिक नंबर किसका है, यूरेनियम का। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्लियर। और दे ऑल आर सिंथेटिक एलिमेंट। एक चीज आपको ध्यान रखनी है ना, 92 से पहले केवल 2 ही ऐसे एलिमेंट है जो सिंथेटिक है। एक है बच्चों हमारे पास 43 टेक्नेटियम है ना, और दूसरा हमारे पास है 61 प्रोमीथियम। तो ये 2 एलिमेंट सिंथेटिक है। ठीक है, ध्यान रखना ये 2 एलिमेंट हो गए और उसके बाद यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट आ गए उनको हम सिंथेटिक एलिमेंट बोलेंगे, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्लियर। दे आर हैवी मेटल हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। दे ऑल्सो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर जस्ट लाइक एफ ब्लॉक एलिमेंट। और बच्चों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं और कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, यानी एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के जैसे जैसे प्रॉपर्टी यहां पर शो हो रही है। और जितने भी एक्टिनॉइड्स है दे ऑल आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब दे इमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। तो एक्टिनॉइड्स सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है एंड मेटलॉइड्स कौन है। वैसे आपने पढ़ ही लिया होगा। तो मेटल मोस्टली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। मरकरी इसका एक्सेप्शन है Hg। क्लियर। और मेटल का मोस्टली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन बच्चों एक्सेप्शन कौन है, जैसे गैलियम सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और समर में ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट मैंने लिखा है यहां पर। क्लियर। और अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं। ये मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ये मेटल की बात हो गई। नॉन मेटल कहां पर मिलते हैं आपको, मोस्टली पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं नॉन मेटल, है ना। नॉन मेटल मोस्टली गैसेस और सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। लेकिन बच्चों एक्सेप्शन कौन सा, देखो बोरॉन एंड कार्बन नॉन मेटल होते हुए भी इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं। और अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन सॉलिड होता है। और अगर ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन जनरली क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक। तो 17 ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और मोस्टली ये ब्रिटल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, और मैलेबल और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ना के बराबर होती है। मेटलॉइड्स की हम बात करें यानी सेमी मेटल, तो कौन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। क्लियर। ये हमारे पास मेटलॉइड्स है यानी सेमी मेटल है। इनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच एग्जिस्ट करती है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। 100 के बाद कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका
IUPAC ने कुछ अलग तरह से नोमेनक्लेचर किया है जब तक कि उनका ओरिजिनल नेम न बताया गया है। तो मान लीजिए हमारे पास है 101 इस तरह का एलिमेंट है या 102 है, ठीक है, तो 102 103 इस तरह के एलिमेंट आएंगे। तो बच्चों अगर 0 डिजिट आती है उसके लिए हम लिखेंगे नील और उसका सिंबल होगा N। इसी तरह 1 आता है तो अन, उसका सिंबल होगा U, है ना। तो आपके सामने डिजिट और उसके लिए क्या नाम बताया गया, तो नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और N। 9 के लिए बच्चों N होता है और इसका सिंबल होता है E। और लास्ट में क्या ऐड करना है बच्चों, IUM ऐड करना है, IUM। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 105 तो 1 के लिए नाम क्या हो गया, अन, ठीक है, 0 के लिए नाम हो गया नील और 5 के लिए नाम हो गया पेंट। तो अब इसका नाम हो गया बच्चों अननील पेंट और लास्ट में आप ऐड करोगे IUM, तो अननील पेंटियम इसका नाम हो जाएगा और इसके लिए एब्रीविएशन क्या बनेगा, UNP। तो पता चल जाएगा आपको कि मैं 105 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं। क्लियर। अब मैं एक टेबल आपको बताऊंगा जिसमें उनका नाम भी है, उनका सिंबल भी है और उनका ऑफिशियल नेम भी है जब IUPAC ने रिकमेंड कर दिया। तो 101 वाले को हम बोलेंगे अननील अनियम 101, ठीक है, UNU। इस तरह आप बना लोगे आराम से। ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है मेंडलीवियम, MD। तो 101 वाले को मेंडलीवियम, 102 वाले को नोवेलियम, ठीक है, 103 वाले को लॉरेंसियम LR, 104 वाले को रदरफोर्डियम RF, 105 वाले को डबनियम DB, 106 वाले को क्या बोलेंगे सिबोरियम यानी SG, 107 वाले को क्या बोलेंगे बोरियम BH, 108 वाले को क्या बोलेंगे हासियम HS, 109 वाले को क्या बोलेंगे मेटनरियम MT, 110 वाले को क्या बोलेंगे डर्मस्टेडियम यानी DS, 111 वाले को क्या बोलेंगे रॉइंटजेनियम यानी RG और 112 वाले को क्या बोलेंगे कॉपरनीसियम यानी CN। तो बच्चों ये सारे के सारे क्या है, साइंटिस्ट के नेम है। मेंडलीव साइंटिस्ट, नोबल साइंटिस्ट था, लॉरेंसियम साइंटिस्ट था, रदरफोर्ड साइंटिस्ट था, है ना, सिबोर साइंटिस्ट था, बोर साइंटिस्ट था। तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम है। IUPAC ने एलिमेंट के नाम उनके नाम पर रखे गए। तो आपको देखो एटॉमिक नंबर भी याद करना है, किस एटॉमिक नंबर के लिए क्या ऑफिशियल नेम रिकमेंड किया गया और उसका सिंबल क्या होगा। क्लियर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। 4 मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। पहली एटॉमिक रेडियस, दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और चौथी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं, तो आपको 1 बाय 1 समझना है और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट और इनमें जो एक्सेप्शन है उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। देखिए हमने कोई एटम लिया और उसका सेंटर पॉइंट पकड़ा, तो सेंटर पॉइंट से लेकर और उसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। लेकिन बच्चों एटम कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। इसलिए एटॉमिक रेडियस को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके लिखते हैं। कैसे? तो अपने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन समझ लिए, सेंटर से और लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाती है। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कि 2 एटम आपस में बाइंडेड है इस तरह से, तो एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है d। तो रेडियस क्या हुआ r इक्वल टू d/2, ये तो हुआ। तो इसी तरह से हम किसी भी एटम का रेडियस निकालते हैं। तो अब देखिए बच्चों रेडियस कितने टाइप की होती है। तो जो रेडियस है वो मोस्टली 4 टाइप की होती है। पहली मेटालिक रेडियस, दूसरी कोवेलेंट रेडियस, तीसरी आयनिक रेडियस और चौथी यहां पर जो है वंडरवाल रेडियस। क्लियर हो गया? जो 4 टाइप की रेडियस आपको पढ़नी है। अगर मैं मेटालिक रेडियस की बात करूं तो मेटल में मेटल आयन के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका अगर हम बाई 2 कर दें तो वो कहलाती है मेटालिक रेडियस। तो कुल मिला के डिस्टेंस को आपको आधा कर देना है। इसी तरह अगर मैं कोवेलेंट रेडियस की बात करूं तो 2 एटम अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड हो तो उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बाई 2, ये हुआ। उसी तरह आयनिक रेडियस की बात करें
तो बच्चों आयनिक रेडियस में एक कैटायन और एक एनायन के बीच की जो डिस्टेंस है, लेकिन इसमें हम d/2 नहीं कर सकते। d/2 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है। इसमें से आपको जो है किसी एक आयन की रेडियस मालूम होनी चाहिए। तो टोटल रेडियस में से उस पर्टिकुलर आयन की रेडियस आप माइनस करेंगे तो आपको दूसरे आयन की रेडियस मालूम चल जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक। तो ये 3 टाइप की रेडियस हमारे पास होगी। चौथी आती है बच्चों वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस हमेशा किसके बीच में होती है? मॉलिक्यूल के बीच में होती है ना। और ऐसे एटम जो कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं हो सकते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में रहते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को भी हम वंडरवाल रेडियस में काउंट करते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा। एक मॉलिक्यूल के एटम का सेंटर ये रहा, दूसरे मॉलिक्यूल के एटम का सेंटर ये रहा। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप कर दो बाई 2। तो d/2 दैट इज कॉल्ड वंडरवाल रेडियस। याद रहेगा? तो मेटालिक, कोवलेंट और आयनिक रेडियस एटम के बीच में होती है, जबकि वंडरवाल रेडियस हमेशा मॉलिक्यूल के बीच में होती है, या ऐसे दो एटम के बीच में जो मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। और ऐसे कौन से एटम है बच्चों? नोबेल फैमिली वाले। नोबेल गैस के जो एटम है उनकी डिस्टेंस हम वंडरवाल रेडियस में काउंट करेंगे। तो क्लियर हो गया? अब जो तीनों रेडियस हमारे पास है उन तीनों का ऑर्डर क्या है? सबसे बड़ी रेडियस होती है वंडरवाल रेडियस, उसके बाद होती है मेटालिक रेडियस, और उसके बाद होती है बच्चों कोवलेंट रेडियस। ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों रेडियस का ऑर्डर आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एटॉमिक रेडियस पीरियड में और ग्रुप में चेंज होती है। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं जनरली बात करूं, है ना, एक्सेप्शन अगर छोड़ दिया जाए, तो इस तरफ आता है हमारा पीरियड और नीचे की तरफ आता है ग्रुप, है ना। लेफ्ट टू राइट पीरियड की बात होती है, टॉप टू बॉटम ग्रुप की बात होती है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो जो बच्चों रेडियस है वो कम होती है, और टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप की बात करूं तो रेडियस बढ़ती है। बस इतना ही ध्यान रखना आपने। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल भी साथ में है। लिथियम से लेकर और फ्लोरीन की तरफ अगर हम चलते हैं, यानी एक पीरियड में जाते हैं, तो देखो रेडियस क्या हो रही है? कम हो रही है। सोडियम से लेकर और क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज हो रही है। तो अक्रॉस द पीरियड रेडियस विल बी डिक्रीजेस। अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप में लिथियम से लेकर और सीजियम की तरफ बढ़ो, देखो धीरे धीरे रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसी तरह 17 ग्रुप की बात करें फ्लोरीन से लेकर और एस्टेटाइन तक, तो रेडियस बढ़ रही है। तो क्या प्रूव हुआ? लेफ्ट टू राइट या पीरियड में रेडियस कम होती है, टॉप टू बॉटम ग्रुप में रेडियस बढ़ती है। अब बच्चों इसका रीजन फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जब हम किसी पीरियड की बात करते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ने से तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। और जब बच्चों अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो उसका रीजन क्या होता है? इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये मैं आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा, और जिन लोगों ने 12th पढ़ लिया होगा उनको मालूम ही होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, और आपको मालूम है अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम श्रिंक होगा, और वॉल्यूम श्रिंक होगा तो रेडियस भी कम हो जाएगी। इसीलिए लेफ्ट टू राइट रेडियस कम होती है। लेकिन अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, यानी न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहा है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं इस तरह से, तो ये जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है लास्ट ऑर्बिट से वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब रेडियस भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? अब इसी टर्म्स में आगे बात करते हैं आयनिक रेडियस। देखो बच्चों, आयनिक मतलब कैटायन और एनायन। तो बच्चों कैटायन हमेशा छोटा होता है और एनायन हमेशा बड़ा होता है। तो इसके बीच की डिस्टेंस को अगर मैं d ले लूं, और अगर मैं दोनों में से किसी एक की रेडियस को मालूम करना चाहूं तो d/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? d लेंगे और d में से किसको माइनस करेंगे? या तो r प्लस को माइनस करेंगे तो हमें r माइनस की वैल्यू मालूम चल जाएगी, या d माइनस r माइनस करेंगे तो हमें r प्लस की मालूम। यानी बोलने का मतलब है टोटल डिस्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए और किसी एक आयन का रेडियस आपको मालूम होना चाहिए, तब आपको किसी दूसरे का रेडियस मालूम चल जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई एटम है और यहां पर मैं एग्जांपल लेने वाला हूं आई।
तो आयोडीन एक एटम है, अगर आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो यानी वो I+ बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो वो I- बनेगा। अब हम इन तीनों के रेडियस का कंपैरिजन करेंगे। तो बच्चों जो नेगेटिव आयन होता है उसका रेडियस सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है उसी एटम का न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और उसके बाद होता है पॉजिटिव वाला यानी कैटायन। तो एनायन, न्यूट्रल और कैटायन, इस तरह से इनकी रेडियस का ऑर्डर लिखा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, जो कैटायन होगा वो हमेशा अपने न्यूट्रल से छोटा होगा, दिख रहा है आपको, और जो एनायन होगा वो हमेशा अपने न्यूट्रल से बड़ा होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आई का एग्जांपल आपको दिया है, इसी तरह से आपको समझना है। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो देखो, नाम से ही इसकी डेफिनेशन बनेगी। आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे एटम या आयन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर हो गया? तो इसमें एटम भी आ सकते हैं और आयन भी आ सकते हैं। देखिए, एक टेबल आपके सामने है जिसमें O2-, F-, Na+, Mg+, O-, Na और Mg+ है। अब इनमें आपको यह देखना है कि इलेक्ट्रॉन किस में सेम है। तो O2- में 10 हो गया, F- में भी 10 हुए, Na+ में भी 10 हुए, Mg+2 में भी 10 हुए। तो इन चारों को हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? अब उसी तरह सोडियम और Mg+ भी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुई है ना। तो जिन एटम और आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। इसी तरह अगर मैं क्लोराइड -Ca+2, K+ और S2- की बात करूं तो प्रोटॉन भले सब में अलग है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे, है ना। अब बच्चों, इनका पूछा जाता है रेडियस का ऑर्डर। तो साइज का ऑर्डर कैसे पता करेंगे? तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज, जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है यानी उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उसका रेडियस कम होगा। बस यही ध्यान रखना है आपको, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम है। तो डिफरेंस किस में आएगा? डिफरेंस आएगा बच्चों प्रोटॉन में। तो जिसके पास कम प्रोटॉन उसका रेडियस ज्यादा, जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन उसका रेडियस कम। रीजन क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। बस यहां पर देखिए, देखो सल्फर के पास कितने प्रोटॉन है? 16, फिर क्लोरीन के पास 17, फिर इसके पास 18, इसके पास कितने हो गए? 20। प्रोटॉन के बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, उस पर्टिकुलर एटम और आयन की जो रेडियस है वो कम हो रही है। क्लियर हो रहा है? अब देखो, Mg+2 छोटा हो गया क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन थे? 12 प्रोटॉन, यहां 12, यहां 11, यहां 10, यहां 9, यहां 8, है ना। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कौन फील कर रहा है? Mg+2, इसीलिए रेडियस कम हो गया। और सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स कौन फील कर रहा है? O2-2, इसलिए रेडियस बढ़ गया। क्लियर? अब जो है इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइंड हो और वो बोलेगा इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पता करो, है ना। तो बच्चों, आपको क्या करने हैं? आपको सब एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है और उनको सम कर देना है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कब कहलाएंगे? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। थर्ड वाला ऑप्शन जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कॉम्बिनेशन है। देखो, N2, एक N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, तो 2 के कितने हो गए? 10, तो N2 में 10। अच्छा, Cn की बात करें तो कार्बन के होते हैं 4 और नाइट्रोजन के होते हैं 5, और इसमें एक माइनस लगा है तो अगेन हो गया 10। अगर C2 की बात करूं मैं तो एक कार्बन के 4, दूसरे कार्बन के भी 4 और 2 माइनस लगा है तो 2 जोड़ दो 10। NO की बात करें तो N में कितने होते हैं? 5, O में कितने होते हैं हमारे पास? 6, 11, लेकिन प्लस आने से एक माइनस हो जाएगा तो कितने हो गए? 10। तो इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर हो गया? तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है पहले वो समझेंगे, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या होता है और किस वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो बच्चों, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का सीधा सा मतलब ये होता है, एज द एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनॉइड्स इंक्रीज देन देयर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस या साइज डिक्रीज ग्रेजुअली, इट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए बच्चों, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियस सेम किस में होती है। तो ये हमारे पास ये वाली जो सीरीज है दिस इज कॉल्ड 4D सीरीज, और ये वाली सीरीज है दिस इज कॉल्ड 4F सीरीज, है ना।
यहां पर देखो लेंथेनम, और लेंथेनम के बाद क्या होता है, पूरी लेंथेनॉइड सीरीज, और उसके बाद आता है हॉफनियम का कार्य। ठीक, तो देखिए बच्चों यहां पर एक चीज आपको समझनी है, अगर मैं टाइटेनियम से और जिरकोनियम की तरफ आऊंगा तो देखो इसकी रेडियस कम, इसकी रेडियस ज्यादा, तो ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ती है, ये सब हम समझते हैं, है ना। देख रहा है ना, यहां पर देखो पहले दो सीरीज में देखो तो बढ़ रही है, आपको बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन जैसे हम लेंथेनॉइड की बात करेंगे, यानी ये जो हमारे पास सीरीज है ये लेंथेनॉइड आ गया है, लेंथेनॉइड्स के बाद के एलिमेंट आ गए ना, तो लेंथेनॉइड की पूरी सीरीज आ गई, उसके बाद हॉफनियम आ गया। तो जिरकोनियम से हॉफनियम आने में देखो रेडियस क्या हुआ, कम हो गई, तो इसकी रेडियस 145 है, इसकी रेडियस है 144 पिकोमीटर, दिख रहा है आपको। तो ऊपर से नीचे आने पर जनरली रेडियस बढ़ती है, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रेडियस कम हो रही है। तो जिरकोनियम हॉफनियम याद रखिए, नायोबियम और टेंटेलम याद रखिए, देखो 134 है ना, या तो वो इक्वल हो जाएगी या तो वो कम हो जाएगी, यानी नीचे वाला ऊपर वाले से इक्वल होगा या तो कम हो जाएगा। अब देखिए मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, थोड़ा सा डिफरेंस 129 130, जबकि डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन या तो कम डिफरेंस होगा, है ना। और लास्ट एग्जांपल हमारे पास टेक्नेटियम और रेनियम, तो 114। तो याद रखिए सारे एग्जांपल, जिरकोनियम हॉफनियम, नायोबियम टेंटेलम, मॉलिब्डेनम टंगस्टन, टेक्नेटियम और रेनियम, इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे पास 4f ऑर्बिटल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो इसी की वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो एक लाइन में जवाब होगा इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। तो चाहे आप इम्परफेक्ट शील्डिंग बोलो या पुअर शील्डिंग बोलो, एक लाइन का जवाब। ठीक, अब रीजन क्या है देखते हैं। एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है लेंथेनाइड सीरीज में। ठीक, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ऊपर वाली 4d है, नीचे वाली 4f सीरीज है। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो 4f ऑर्बिटल होते हैं इनका साइज बड़ा होता है ना। तो जब साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से s या p या d ऑर्बिटल कर रहे थे ना। तो d ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ऊपर d ऑर्बिटल है, नीचे f ऑर्बिटल है, तो f ऑर्बिटल की शील्डिंग d ऑर्बिटल से पुअर है। तो जब बच्चों शील्डिंग पुअर होगी तो क्या बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस डिक्रीज होगी, इसीलिए नीचे वालों की रेडियस ऊपर वालों से कम हो जाती है या इक्वल हो जाती है या लिटिल डिफरेंस रहता है। तो एक लाइन का क्या जवाब हुआ, इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, समझ में बात आ गई। अब हमारे पास सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और एंथैल्पी का मतलब होता है बच्चों एनर्जी, और आयोनाइजेशन का मतलब होता किसी एटम को आयन बनाने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है। इसको हम डेल्टा आई एच से भी डिनोट करते हैं, आईपी भी लिखते हैं, आईई भी लिखते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, है ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी एक एटम से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, और कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसके सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसको हम किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। इसीलिए जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक होगी, है ना। एनर्जी लग रही है तो आप देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x हमारे पास गैसेस एटम है और इसको आपने एनर्जी दी, एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन निकला और एक इसमें कन्वर्ट हो गया, एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी कैटायन बन गया। और बच्चों जो डेल्टा H है उसकी वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव हुई। क्लियर। अब इसमें एक टर्म्स आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एक एटम से
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च हो रही है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, उसी एटम से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ठीक है, तो जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आईपी, 4 आईपी, थर्ड आईपी, इस तरह से आएगा, है ना। तो मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले रहा हूं। तो एल्यूमिनियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एनर्जी की वैल्यू ये रही। अब एल्यूमिनियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एनर्जी की वैल्यू इतनी रही। एल्यूमिनियम प्लस 2 से इलेक्ट्रॉन निकाला, एनर्जी की वैल्यू इतनी रही। एल्यूमिनियम प्लस 3 से इलेक्ट्रॉन निकाला, एनर्जी की वैल्यू इतनी रही। तो एक ही एटम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डेल्टा आई एच 3 विल बी मोर देन डेल्टा आई एच 2, है ना। 3 वाली हमेशा 2 से ज्यादा होगी और 2 वाली हमेशा 1 से ज्यादा होगी। और 3 से ज्यादा कौन होगी? 4 वाली। ठीक है, तो 4 3 2 1 इस तरह से ऑर्डर आएगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं किसी एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, फर्स्ट आईपी का मतलब होता है पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आईपी। तो पीरियड में, अक्रॉस द पीरियड की अगर हम बात करें, यानी इस तरह ना, ये पीरियड और नीचे ग्रुप, तो अक्रॉस द पीरियड जाने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, तो जो आईपी की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन टॉप टू बॉटम आने में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, तो जो आईपी की वैल्यू है वो घटती। तो अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आईपी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो पहला फैक्टर हमारे पास है साइज ऑफ एटम या रेडियस ऑफ एटम। तो बच्चों देखो, साइज की अगर मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप और लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड, तो लेफ्ट टू राइट जाने से साइज कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो आईपी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आईपी किस पे डिपेंड करता है? अट्रैक्शन फोर्स पर। साइज जितना छोटा होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा, तो आईपी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, है ना। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, कम एनर्जी लगेगी, तो आईपी की वैल्यू भी कम होगी। क्लियर? तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, तो वैल्यू भी कम होगी। ठीक, दूसरा हमारे पास है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब देखिए, जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, अभी मैंने आपको एल्यूमिनियम का एग्जांपल दिया था कि एल्यूमिनियम 3+ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम 2+ से, और एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम 1+ से, है ना। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो आईपी की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्लियर? चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। आगे आने वाली स्लाइड में आपको मैं समझाऊंगा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों रिपल्शन। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो इसका मतलब अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी चाहिए होगी, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से आईपी की वैल्यू भी कम होगी। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा एटम के अंदर, उतनी कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सो आईपी वैल्यू विल बी डिक्रीजेस। क्लियर? तो इसीलिए ऊपर से नीचे आने में, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में आईपी की वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। क्लियर? चौथा हमारे पास है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, पेनिट्रेशन का मतलब आप इससे समझिए कि जब न्यूक्लियस हमारे पास ही है, तो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना नजदीक होगा उस पर अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो एस इलेक्ट्रॉन की आईपी ज्यादा एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू एफ। ठीक है, और इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, है ना। और एल्यूमिनियम का यहां तक तो सेम होता है, 3s2 भी सेम होता है एंड 4p1 आ गया, 3p1।
अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि मैग्नीशियम की आईपी एल्यूमिनियम की आईपी से ज्यादा होगी या कम होगी, तो क्या जवाब होगा कि बच्चों जो मैग्नीशियम की आईपी है यानी फर्स्ट आईपी है वो एल्यूमिनियम की फर्स्ट आईपी से ज्यादा होगी। रीजन देखो, मैग्नीशियम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकालना पड़ेगा, एस ऑर्बिटल से, और एल्यूमिनियम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकालना पड़ेगा, पी ऑर्बिटल से। तो कहां ज्यादा मुश्किल है इलेक्ट्रॉन निकालना, मैग्नीशियम से, है ना। इसीलिए मैग्नीशियम की आईपी एल्यूमिनियम की आईपी से ज्यादा ही होगी। क्लियर। तो ये सब मैंने यही लिखा है पूरा के पूरा कि किस तरह से पेनिट्रेशन इफेक्ट यहां पर काम करता है। ठीक है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब देखिए, तो जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। और यहां पर हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं, एक मैं नाइट्रोजन लिखूंगा और दूसरे में ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, और मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p4। अच्छा, इसके p ऑर्बिटल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब 1 2 और 3, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। सही है। लेकिन ऑक्सीजन जो है पार्शियली फिल्ड है, 1 2 3 और इधर 4 है ना, पार्शियली फिल्ड। अब बच्चों ये बताओ कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन स्टेबल है तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए बच्चों नाइट्रोजन पहले होते हुए ऑक्सीजन से ज्यादा आईपी रखता है, ये एक्सेप्शन वाला केस है। ठीक है, ध्यान रखना। तो होना क्या चाहिए था कि नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, हाफ फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल का। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन की ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। और ऐसा ही सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलता है बेरिलियम एंड बोरॉन में। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों। तो एक तो ऑक्सीजन और दूसरा हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। और तीसरी बात बच्चों, नोबेल गैस। नोबेल गैस, नोबेल गैस की आईपी किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि नोबेल गैस के जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, और इसका मतलब दे हैव मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए किसी भी पीरियड में नोबेल गैस की आईपी सबसे ज्यादा होती है। अब बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्सेप्शन कहां कहां है। एक तो एक्सेप्शन आपको कहां मिलेगा, बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, एक तो ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ये ध्यान रखना है। मैग्नीशियम की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, ये भी ध्यान रखना है ना। क्लियर। तो ये 3 एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं बच्चों शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो इस डायग्राम से हम इसको समझेंगे। अब देखिए बच्चों, किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन वहां होंगे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर होंगे जैसे ये है, और बाकी इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो ये सारे क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर 2 तरह का फोर्स आपको देखने को मिल रहा है। एक फोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। तो हर प्रोटॉन और हर इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये 2 फोर्स हमेशा एटम के अंदर रहते हैं, बस इनकी वैल्यू कम और ज्यादा होती रहती है। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे, क्योंकि इसी पर फर्क पड़ेगा, ये तो निकलेगा या तो यहां पर कोई ऐड होगा, है ना। तो हमें इस पर फोकस करना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन करेंगे। तो बच्चों जितना ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उतना ज्यादा इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगेगा। दैट वैल्यू ऑफ रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो एक्चुअल में स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, इट इज द रिपल्शन फोर्स एक्सर्ट बाय इनर इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो रिपल्शन को ही हम शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। और बच्चों जितना रिपल्शन ज्यादा होगा ये दूर भागता जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, है ना। तो आईपी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह शील्डिंग इफेक्ट जो है कई सारी प्रॉपर्टी को चेंज करता है। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब रिपल्शन।
अब दूसरी बात करते हैं हम अट्रैक्शन। देखिए बच्चों, जो न्यूक्लियस है वो सभी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन पर सेम अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है। जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है उन पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये तो हुआ। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्शन भी फील कर रहा है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो उतना अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं करता है जितना अट्रैक्शन फोर्स इनर इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, या जितना एक्चुअल में उसके पास चार्ज है। तो देखो अट्रैक्शन फोर्स में डिफरेंस आ गया। यहां पर एक नया टर्म्स आता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको हम Z इफेक्ट से डिनोट करते हैं। तो बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये होता है द नेट अट्रैक्शन फोर्स फेल्ट बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये हमेशा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कम होता है क्योंकि रिपल्शन लग रहा है। तो अब मैं तीनों को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। तो जो बच्चों एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उसको हम Z से डिनोट करते हैं, है ना, जो उसके प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। और जो शील्डिंग इफेक्ट है उसको हम S से डिनोट करते हैं, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको हम ZeF से डिनोट करते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। ये तो ठीक है। तो शील्डिंग बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा, और शील्डिंग कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन के बीच का ये कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये मैंने सारा यही लिखा है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है, इसको मैंने आपको समझा दिया। अब देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है। जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, अक्रॉस द पीरियड की बात करते हैं, तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू शील्डिंग, यानी Z इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है शील्डिंग से। तो अल्टीमेटली आपको जो है अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा दिख रहा है, इसीलिए रेडियस कम हुई। तो लेफ्ट टू राइट जाने से शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, ऐसा हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट रहता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक। लेकिन मैं किसी ग्रुप की बात करूं, अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वहां पर बच्चों इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। ये तो रहा, इनर इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो रहे हैं कि वो अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम कर दे रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है रिपल्शन फोर्स के सामने। तो यहां पर S की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Z इफेक्ट। तो रिपल्शन बढ़ा तो रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, IP की वैल्यू भी कम होगी। तो सीधा सा कंसेप्ट है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो शील्डिंग इफेक्ट विल कांस्टेंट, न तो कम न तो ज्यादा। लेकिन मैं टॉप टू बॉटम की बात करता हूं तो शील्डिंग इफेक्ट विल इंक्रीज। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम डेल्टा EgH से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी का मतलब अगेन एनर्जी, और कितनी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में इन्वॉल्व होती है। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। देखो मैंने यहां पर केवल रिलीज लिखा है, तो अभी मैं बताऊंगा मैंने रिलीज क्यों लिखा है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियम एटम, है ना। तो बच्चों जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक्चुअल में जो एनर्जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है। लेकिन बच्चों मोस्ट ऑफ केस में, यानी 99% केस में एनर्जी रिलीज होती है। तो मैंने यहां पर लिखा है ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी आइदर बी रिलीज और एब्जॉर्ब। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ केस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू की बात करोगे तो आप लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी बताऊंगा आपको कि किस आइटम की पॉजिटिव होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में क्या होती है, नेगेटिव होती है। अच्छा देखो, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी है वो क्या शो करती है? वो ये शो करती है कि कितना आसानी से किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। ध्यान रखना है ना। तो ये हमने इक्वेशन लिखी, x इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, x माइनस,
तो डेल्टा एच मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, इसलिए लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव की बात करते हैं। ठीक, अब एक चीज बच्चों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझनी है। मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है ऑक्सीजन और उसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ठीक, तो वो O- में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो यहां पर जो एनर्जी है वो क्या हुई, रिलीज हुई, इसलिए यहां पर एनर्जी की वैल्यू हमने कितनी लिखी, -141 किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी विल बी रिलीज, यानी रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। लेकिन सेम एटम में आप सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहे हो, यानी O- से आप O2- जा रहे हो, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अब बच्चों जो एनर्जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है, ध्यान रखिए, यानी एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड रेदर देन रिलीज। तो किसी भी एटम की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ध्यान से सुनिए, किसी भी एटम की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। क्लियर, किसी भी एटम की। क्यों, देखो जब आप किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और जब बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसके अंदर रिपल्शन बढ़ेगा, और अब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हो तो पहले से रिपल्शन है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर, अब एक टेबल से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह से कम और ज्यादा होती है। तो जैसे हमने आईपी की वैल्यू रखी थी वैसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू की बात करें। तो बच्चों लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, तो लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा EgH है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम डेल्टा EgH की वैल्यू घटती है। ठीक है, आईपी के जैसे ही। रीजन क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन होगा तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव एंथैल्पी की बात। अब देखिए इसमें एक एक्सेप्शन आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो वैल्यू कम होती है, लेकिन बच्चों यहां पर देखिए जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। तो 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, पहला पॉइंट आपको यह पकड़ना है। तो 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पकड़ा कि जो नोबेल गैस है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। पहला पॉइंट नोट करो, देखो सबकी पॉजिटिव है। रीजन, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले से स्टेबल है। जब आप इनमें एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो अंदर रिपल्शन ज्यादा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ठीक, अगर उसने ले भी लिया तो वो स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सा ग्रुप करेगा, 17 ग्रुप। 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसमें भी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की, ध्यान रखिए बच्चों, है ना, फ्लोरीन की नहीं होती है। तो इसमें भी क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा है। तो पहले क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ध्यान रखे, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं करना है, क्लोरीन ज्यादा होता है। रीजन क्या है बच्चों कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से फ्लोरीन के कंपैरिजन में रिपल्शन कम है। तो जिसके पास रिपल्शन कम वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बस। ठीक, तो जैसा मैंने बोला कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से किसी पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। तो आप देख सकते हो ना, लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, लेकिन कहां तक, 17 ग्रुप तक। जैसे 18 की बात करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, और अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं, ठीक है, किसी ग्रुप में अगर हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, देखो कम होती जा रही, आप चेक करो, है ना। अब एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि कुछ एटम ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, और वो एटम वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड होते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे या फिर फुल फिल्ड ऑर्बिटल होंगे, है ना। ये थोड़ा याद करने का तरीका है, सब में नहीं होता ऐसा, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हो। देखो नाइट्रोजन, बेरिलियम और उसके नीचे मैग्नीशियम, इन तीनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। देखो नाइट्रोजन की पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन में अभी मैंने आपको बताया था 2p3, तो 1 2 3 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है।
और जब इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। सेम टू सेम बेरिलियम में होता है, 1s2 एंड 2s2 एग्जैक्टली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीशियम में भी ऐसा होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रहेगा, बेरिलियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, बाकी सबके नेगेटिव होती है। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज्यादा होती है। रीजन, कम रिपल्शन। तो देखो, ऑक्सीजन की कम है, सल्फर की ज्यादा है, फ्लोरीन की कम है, क्लोरीन की ज्यादा है। अब बच्चों इसमें एक टर्म्स आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगभग इंटरचेंजेबल है, दोनों सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से 5/2 RT ज्यादा है। और बच्चों जब हम 5/2 RT को कैलकुलेट करते हैं तो 2.44 किलो जूल पर मोल इतना डिफरेंस आता है, लेकिन ये डिफरेंस इतना मायने नहीं रखता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सेम एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, बस। और इसको हम इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। अब चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसको समझने के लिए मैं दो एटम आप ले लेता हूं, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन, है ना। जब दो एटम एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो किसी एक एटम की इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बॉन्डेड स्टेट में होती है, आइसोलेटेड स्टेट में नहीं होती है। जबकि आपने रेडियस, डेल्टा, EGH और IP पढ़ा होगा, ये तीनों किसी एटम की आइसोलेटेड स्टेट में भी काउंट की जा सकती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइसोलेटेड स्टेट में नहीं होती है, क्योंकि आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचना है। क्लियर। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई किए हैं इसको निकालने के लिए। जैसे पॉलिंग स्केल हो गया, मुलिकन स्केल हो गया। अच्छा देखो, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, वो डिपेंड करती है कि सामने वाला एटम कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं O को H के साथ जोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन पेयर O की तरफ अट्रैक्ट होंगे, O पे आ जाएगा नेगेटिव, H पे आ गया पॉजिटिव। तो हम ये बोल सकते हैं O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। लेकिन अगर मैं O को F के साथ जोड़ दूं तो इस समय F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और O की कम है, तो O पे आ जाएगा पॉजिटिव, F पे आ जाएगा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं ना। तो इस समय ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। ठीक है, तो एटम टू एटम वेरी करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि सामने वाला एटम कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक ही एटम की आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी शो करके बता दी है। तो एक्चुअल में बच्चों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर पर डिपेंड करती है, और ये किस पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और उसका साइज कितना है। जितना उसका साइज छोटा होगा और जितने ज्यादा उसके पास प्रोटॉन होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे एटम से सबसे ज्यादा होती। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम थोड़ा सा इस तरह समझते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, जबकि टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा ग्रुप शो करता है? 17 ग्रुप के एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। और बच्चों जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा यानी वो नॉन मेटल सबसे ज्यादा होगा, उसकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी से भी जोड़ सकते हो। ठीक, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी इसका मतलब वो क्या है? मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये तो है ना। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी यानी हाई मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो अब हम इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो, लिथियम से और फ्लोरीन की तरफ चलो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है सारे एटम में से, और लिथियम की आप कितनी मानोगे? 1.0। इसी तरह हम किसी ग्रुप की बात करें, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, यहां पर भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन कम हो रही है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। वैसे आपने इस टॉपिक को पी ब्लॉक में भी पढ़ा होगा
यहां भी पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों अब देखिए हमारे पास किस तरह के ऑक्साइड होते हैं और किस टाइप के एलिमेंट किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है और इसको मैंने कलर्ड किया है, तो आपको ये पता लगेगा कि किस कलर के एलिमेंट किस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। तो जनरली हमारे पास 4 टाइप के ऑक्साइड होते हैं। एक ऑक्साइड होते हैं बेसिक ऑक्साइड, दूसरे होते हैं एसिडिक ऑक्साइड, तीसरे होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड और चौथे होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। ये आपने पी ब्लॉक में भी पढ़ा था। अब देखिए बच्चों, जितने भी मेटल है और जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, क्लियर। अब जो ऑक्साइड का बेसिक नेचर है वो ऊपर से नीचे बढ़ता है, क्लियर। तो जितना ज्यादा एलिमेंट मेटेलिक होता जाएगा उसका ऑक्साइड उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, क्लियर। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हाइड्रोजन और ये बेरिलियम, हाइड्रोजन और बेरिलियम और हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, देखो हाइड्रोजन के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं क्योंकि वाटर है, और बेरिलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड न्यूट्रल और बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक। तो मेटल में ये 2 एक्सेप्शन आ गए। अब देखिए बात करते हैं हम एसिडिक ऑक्साइड। तो बच्चों पी ब्लॉक के एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी जो नॉन मेटल होगा उसके ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो देखो ये जो पिंक कलर में आपको शेडेड दिख रहा है, ये सारे एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तीसरे टाइप के हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। अब देखिए बच्चों, जो न्यूट्रल ऑक्साइड है वो कुछ ही है, बस उनको आपको याद करना है, जैसे वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। ये 4 ऑक्साइड न्यूट्रल है, बाकी सारे ऑक्साइड या तो एसिडिक होंगे या तो बेसिक होंगे या तो एम्फोटेरिक होंगे, क्लियर। तो न्यूट्रल भी हो गया। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक। देखिए ये जो हमारे पास ग्रे कलर में दिख रहा है, ये सारे ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, गैलियम के, जर्मेनियम के, आर्सेनिक के, टिन के, लेड के, ठीक है, एंटीमनी के। तो ये सारे ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक होते हैं। अच्छा यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन आते हैं। अच्छा इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि एक ही टाइप के एलिमेंट के ऑक्साइड अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है, तो क्रोमियम के ऑक्साइड जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वो बेसिक होते हैं, मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर वाले एम्फोटेरिक होते हैं और हायर ऑक्सीडेशन वाले एसिडिक होते हैं। इस तरह भी कंसेप्ट आता है ना। तो ये आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये टॉपिक आपने पी ब्लॉक में अच्छी तरह से पढ़ा है, यहां पर और पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो होता क्या है डायगोनल रिलेशनशिप, सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं डायगोनली, दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें केवल एलिमेंट का कंपोजिशन पूछा जाता है कि कौन से 2 एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो यहां पर बच्चों देखिए लिथियम किसके साथ करेगा, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरान सिलिकॉन के साथ, है ना। तो ये कंपोजिशन आपको याद रखना है, लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम और बोरान और सिलिकॉन। क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्यों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं और इन 2 एलिमेंट में क्या सिमिलरिटी होती है। तो देखिए बच्चों, तो जो ये रिलेशनशिप है इट इज ड्यू टू द आइडेंटिकल आयनिक साइज। इन दोनों का आयनिक साइज आइडेंटिकल होता है, इसलिए ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक। और इनकी जो पोलराइजिंग पावर है वो भी लगभग सेम होती है। और तीसरी चीज, इनका जो चार्ज आयनिक रेशियो है रेडियस का वो सेम होता है। 3 चीजें याद रखनी है, आइडेंटिकल आयनिक साइज, आइडेंटिकल पोलराइजिंग पावर एंड चार्ज टू आयन रेशियो विल बी सिमिलर। क्लियर। अब लास्ट हमारे पास है, जितने भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हैं उनको अगर मैं कंप्राइज करूं तो वो कैसे होगा, ठीक। तो बच्चों देखिए ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इस तरह से इंक्रीज होता है, इस तरह से, है ना। तो ये सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा, ये सबसे कम मेटेलिक होगा। मेटल का उल्टा नॉन मेटल कैरेक्टर होता है, तो नॉन मेटल कैरेक्टर मेटल कैरेक्टर से जस्ट अपोजिट होगा। तो ये सबसे ज्यादा नॉन मेटल यानी फ्लोरीन,
और यहां पर आएगा बच्चों सीजियम, वो सबसे ज्यादा मेटेलिक। क्लियर? तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज है। एक है एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों जो रेडियस होती है वो लेफ्ट टू राइट कम होती है और टॉप टू बॉटम बढ़ती है ना। देखो एटॉमिक रेडियस का, देखो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ रही है, और ये देखो रेडियस इधर कम हो रही है तो इधर बढ़ेगी ना। जिस तरफ एरो का ये साइन आ रहा है उस तरफ बढ़ रहा है। क्लियर? बाकी जो 3 प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस के जस्ट अपोजिट होती है। जिस साइड एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है ये तीनों प्रॉपर्टी उस साइड कम होती है। देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगी एंड टॉप टू बॉटम कम होंगी। अब बच्चों पीरियोडिक टेबल पे मैंने एक वीडियो और बना रखा है जिसमें पीरियोडिक टेबल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उस वीडियो में रखे गए हैं। तो उस वीडियो को आप देखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी कब चेंज हो रही है, क्या एक्सेप्शन है, वो सारी चीजें मैंने उसमें लिखी है। तो आपको वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वो वीडियो आपको कहां मिलेगा? एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। दूसरा, अभी आपकी स्क्रीन के सामने राइट हैंड कॉर्नर पे एक आई बटन शो हो रहा होगा, आई बटन। तो उस आई बटन को प्रेस करके आप उस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। क्लियर? तो जो भी आपकी मर्जी हो, जैसा भी आप उसको देखना चाहे, लेकिन देखना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये था हमारे पास फुल चैप्टर रिवीजन पीरियोडिक टेबल। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर के मुझे डाउट पूछने हैं। डाउट कहां पूछोगे? मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मुझे डाउट पूछ सकते हैं। अब इस चैप्टर की प्रैक्टिस सेट कहां मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट कब होगा? सैटरडे को होगा। तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आना है और मुझे मेल करना है। मेल आईडी मैं आपको दे दूंगा, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। और अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए इस चैप्टर का तो इसी वीडियो का मैं पीडीएफ बना दूंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काफी सारी चीजें आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है। तो चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।